नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य और संस्कृति की दुनिया भी आत्ममुक्त और अहंकारी लोगों से भरी पड़ी है। ये कुंठित लोग खुद को सर्वज्ञ और सर्वाधिक ईमानदार मानते हैं और दूसरों के पढ़े लिखे पर घटिया आक्षेप करते हैं। ये एक तरह से खुद को प्रतिष्ठित और महिमा मंडित करने का उपक्रम है। ऐसे स्वयंभू क्रांतिकारियों से सावधान रहने का आग्रह करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे कात्यायनी की कविता पर मचे बवाल पर कवयित्री की टिप्पणी और कविता पाठ। जाने माने कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी आज वर्तमान समय में कविता की भूमिका पर विचार करेंगे और अंत में होगा मशहूर व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का स्तंभ ना काहू से बैर। आज उनके व्यंग्य का शीर्षक है रोते रोते बढ़ना। वरिष्ठ कवयित्री कात्यायनी की एक कविता ने इन दिनों साहित्य जगत में बवाल मचाया हुआ है। इस कविता का शीर्षक है कौन है वे स्त्रियां। इस कविता में जिन स्त्रियों का जिक्र किया गया है उनका कहना है कि कात्यायनी प्रेम की विरोधी है, जबकि कात्यायनी का उनसे सवाल है कि ऐसे समय में जब चारों तरफ फांसीवाद नंगा नाच कर रहा हो तो प्रेम और विरह में डूबना कौन सा साहित्य कर्म है। आइए कात्यायनी से सुनते हैं उनकी टिप्पणी और उनकी वो कविता। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर हत्यारों के समय में प्रणय विकल कविताएं नाम से एक कविता पोस्ट की थी और इस कविता में मैंने स्त्री कवियों की उन अराजनीतिक कलावादी कविताओं पर चोट की है जो आज के फासिस्ट समय में भी सिर्फ प्रेम में ही डूबी रहती हैं और फासिज्म के इस भयानक दौर में सारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से ये बिल्कुल असंपृक्त हैं और असंपृक्त रहते हुए ये ऐसी प्रेम कविताएं लिख रही हैं और ऐसे ही विमर्शों में ये डूबी रहती हैं जहां स्त्रियों के सामाजिक स्थिति का कोई इशारा तक नहीं मिलता है। मैं इस कविता में मैंने इसी प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाया है कि यह अराजनीतिक कलावादी स्त्री कवि की कविताओं में तो आप देखें तो बुर्जुआ फेमिनिस्ट स्त्रियों जैसा आक्रोश भी नहीं है, बस एक एकात्म प्रेम की आहें और सिसकारियां ही सुनाई देती हैं। इनके लिए मोदी और फासिज्म कोई मुद्दा नहीं है। गुजरात 2002 में औरतों का सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या, मॉब लिंचिंग, बजरंगियों द्वारा पार्कों में बैठे हुए प्रेमी जोड़ों की पिटाई, ये सब इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। बस ये भाषा के मर्दवादी पूर्वाग्रहों पर और यौन मुक्ति पर बोलते रहती हैं और यही इनका एकमात्र एजेंडा होता है। ये पितृसत्ता पर जब बात करती हैं तो उसकी जड़, जो पितृसत्ता की जड़ जिन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पे है उस पर ये कुछ नहीं बोलती हैं और फासिज्म पर तो ये चूं तक नहीं करती हैं, जबकि फासिज्म सबसे अधिक इसका कहर जो है वो औरतों पर ही बरपा होता है। ये जो अराजनीतिक किस्म का नारीवाद है ये औरतों का देखिए तो सबसे बड़ा शत्रु है, जो पूरी आधी आबादी को मोदी के फासिस्ट राज के खिलाफ गोलबंद होने की कोई बात ही नहीं करता और खतरनाक ढंग से विमर्श का एक एजेंडा तय करता है। मेरी जो यह कविता है वह इन्हीं प्रवृत्तियों पर चोट करती है, जिस कविता को पढ़ते ही ये सारी बुर्जुआ नारीवादी स्त्रियां मेरे ऊपर टूट पड़ी हैं कि मैं औरतों के प्रेम करने की आज़ादी की दुश्मन हूं या प्रेम करने के ही विरुद्ध हूं, जबकि फासिस्ट जो है वो औरतों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, औरतों की आज़ादी के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और इस फांसीवादी दौर में जब एक अराजनीतिक कलावादी ढंग से एकाध प्रेम का आख्यान
रचा जा रहा है, तो दरअसल ये प्रकारांतर से पूरी सत्ता और उसकी पोषक जो सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक सत्ता है, उसको ही ताकत देती हैं ऐसी तरह की कविताएं। क्योंकि आप देखिए कि मास्कोवस्की की कविता आप देख लीजिए, पाब्लो नेरूदा की देखिए, नाजिम हिकमत की देखिए, फैज की देखिए, इन सभी लोगों ने प्रेम की शानदार कविताएं लिखी हैं। और लेकिन ये प्रेम कविताएं उनकी उन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों और उन चुनौतियों के बीच लिखी गई हैं। उन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से काटकर प्रेम को एक स्वतंत्र स्वायत्त प्रश्न बनाकर प्रस्तुत करना फासिस्टों और इस मानवद्रोही प्रेम द्रोही बुर्जुआ समाज को अभियोग से मुक्त करने के समान है। और ऐसी कविताएं आप देखिए, ये वाजपेयी स्कूल की प्रेम कविताएं हैं और मैंने इन्हीं पर चोट की है और इन्हीं पर मैंने सवाल उठाया है, क्योंकि यह फासिस्टों की बर्बरता और उसके पक्ष में खड़े कलावादियों को एक्सपोज करती हैं। और ये एक जरूरी, उनको एक्सपोज करना जो है वो बहुत जरूरी है आज, क्योंकि प्रेम जो है वो किसी टापू पर नहीं होता, बल्कि अपने समय के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में होता है। और उन समय के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए और फासिज्म की विभीषिका से मुंह चुराकर हमेशा यह सवाल उठाते रहना कि प्रेम ही दुनिया को बचाएगा, तो इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर प्रेम को फिर कौन बचाएगा? क्या फासिस्टों से लड़े बगैर प्रेम की दुहाई देने मात्र से प्रेम करने की आजादी और अधिकार की हिफाजत हो जाएगी? प्रेम सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से काट कर किसी टापू पर नहीं होता है। और मेरी जो यह कविता है वो प्रेम की ऐसी ही अराजनीतिक और असामाजिक अवधारणा के खिलाफ है, जिससे ये बुर्जुआ फेमिनिस्ट जो है, पूरी जमात है, जो वो अपनी वर्गीय अवस्थिति और अपने वैचारिक दिवालियेपन की वजह से इसे समझ नहीं पा रही है और समझ भी नहीं सकती। प्रेम में डूबी हुई जो यह अराजनीतिक स्त्री कवि है, अगर देखा जाए तो वास्तव में यह स्त्री मुक्ति के पूरे एजेंडा के विरुद्ध खड़ी है। और एक दिन इस देश की सबसे मामूली औरत उनसे उसी भाषा में सवाल करेगी जिस भाषा में ओतो रेने कास्तियो की कविता में एक मामूली नागरिक अपने देश के अराजनीतिक बुद्धिजीवियों से सवाल खड़ा करता है। अब मैं आपके सामने वो कविता प्रस्तुत करूंगी, आप उस कविता को सुनिए और आप बताइए कि क्या यह प्रेम के विरुद्ध खड़ी है या ये आज के दौर की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में प्रेम के सवाल को भी सिचुएट करते हुए देखे जाने की मांग करती है। और उस ऐसी कविताओं की जो अराजनीतिक और कलावादी किस्म की कविताएं हैं, जो एक प्रेम को एक स्वतंत्र स्वायत्त प्रश्न बनाकर प्रस्तुत कर रही हैं, उनके ऊपर चोट करती है। ये तय आप खुद करें। कविता मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। कविता का शीर्षक है हत्याओं के समय में प्रणय विकल कविताएं। कौन है ये स्त्रियां जो इस लहूलुहान वसंत में भी छुअन के ताप से दहक रही हैं, मिलन की यादों से गमक रही हैं, इंतजार की बेकली में सिसक रही हैं, विरह की आग में झुलस रही हैं, गत यौवना होने के भय से सिहर रही हैं। राख हो चुकी बस्तियों से धुआं अभी भी उठ रहा है, हवा में चिरायंद गंध भरी हुई है। खून के प्यासे धर्म प्राण हत्यारों की भीड़ फिर किसी निरीह अकेले का पीछा कर रही है। थके हुए बलात्कारी अभी सुस्ता रहे हैं और ये मुक्तिकामी स्त्रियां आधुनिकतावादी विचारों से ढका अपना रीतिकालीन वैभव ढोती हुई, तमाम सांसारिक झंझटों से मुक्त, तमाम राजनीतिक किचपिच से अप्रभावित, निर्दोष निष्कलुक
उद्दाम प्रेम की तलाश में आम और महुआ के महमह बागों और नदियों और सागरों के किनारे और सुदूर वादियों से लेकर आभासी संसार के अथाह अछोर तक भटक रही हैं। युगों युगों से छाती पर लदे अपने अखत दुखों का बोझ थोड़ी देर को हल्का कर लेने के लिए ये दुखियां स्त्रियां नए रंग रसियां कवियों से थोड़ी ठिठोली करना चाहती हैं। इन्हें अशोक वाजपेयी की कविता में घुस जाने की आतुरता है। अपनी कविताओं से ये वहां तक पहुंचने का रास्ता बना रही हैं। हत्यारे मानचित्र पर झुके हुए हमले के नए टारगेट तक पहुंचने का रास्ता पहचान रहे हैं। उन्हें अपनी भूख मिटाने और फिर चीड़ फाड़ देने के लिए सबसे पहले स्त्रियां चाहिए, बहुत सारी, हर उम्र की स्त्रियां। कविता की समाज में क्या भूमिका है, ये सवाल नया नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये सवाल बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जाने माने कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी आज कविता की भूमिका पर विचार करते हुए बता रहे हैं कि उसे कैसा होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज कुछ इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि जैसा हमारा समय है हिंसक, आक्रामक, घृणा से बजबजाता हुआ, उसमें कविता क्या कर सकती है और कविता की क्या कोई भूमिका हो सकती है। ये सवाल मेरे मन में यूं उठा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का जो बहुत प्रतिष्ठित मुशायरा है, शंकरशाद मुशायरा, उसकी सदारत करने का मुझे न्योता मिला और मैं वहां गया। इस मुशायरे में सबसे पहली बार मैं 1960-61 में कभी गया था, जब मैं यहाँ सेंट स्टीवेंस कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का छात्र था। और मुझे ऐसा याद आता है कि मैंने जिगर मुरादाबादी और फिराक गोरखपुरी को पहली बार सुना था और ये मुशायरा बहुत प्रतिष्ठित और बहुत प्रसिद्ध था। और अब ये मॉडर्न स्कूल में एक सभागार में होता है और बहुत ही भव्य वातावरण था और लगभग 3.5 घंटे वो चला। और वहां भी ये सवाल मैंने उठाने और उसका कुछ जवाब खोजने की कोशिश की। पर उससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस समय जिस तरह की सांप्रदायिकता और भेदभाव का वातावरण है, उसमें उर्दू भाषा पर भी हमले हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदी से उर्दू भाषा के शब्द हटाकर उसे शुद्ध कर देना चाहिए। ये बहुत ही अहमकाना बात है यूं तो, और ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि हमारी आम जान की बोली में उर्दू के मतलब अरबी और फारसी के बहुत सारे शब्द स्वाभाविक रूप से रसे पगे हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि रामचरितमानस में 1000 शब्द से अधिक अरबी फारसी के शब्द हैं, तो उनको हटा के आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। पर उसको छोड़ भी दें तो फिर भी ये सही है कि इस समय उर्दू पर हमले हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपनी सबसे नजदीक भाषा उर्दू के साथ इस समय हिंदी को खड़ा होना चाहिए। हिंदी को ये साफ साफ कहना और बताना चाहिए कि उर्दू हमारी भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है,
कि उसमें महान साहित्य रचा गया है, महान कविता रची गई है जो हमारे उत्तराधिकार का हिस्सा है, और उसको दूषित करना या उसको लांछित करना बिल्कुल गलत है। हिंदी के बजाय उर्दू में तो ईश्वर की स्तुति की बहुत कम कविता है, और वो तो ईश्वर को अक्सर कटघरे में खड़े करने वाली कविता रही, और उसने कभी किसी तरह का धार्मिक प्रवाद या धार्मिक भावना फैलाने का काम नहीं किया है। हमको ये याद रखना चाहिए। पर लौटे उस सवाल पर कि आखिर हम क्या उम्मीद करते हैं इस समय में। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि इस समय इतने झूठ बोले जा रहे हैं रोजीना, और तरह तरह के मंचों से और तरह तरह के लफंगों से लेकर शीर्ष नेताओं तक के द्वारा, कि झूठ लगभग स्वाभाविक लगने लगा है। ऐसे में कविता का एक काम तो इस झूठ के घटाटोप से हमें मुक्त कर सच के नजदीक ले जाने का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कविता को इस समय सच्चाई को और सच को बेहिचक और निडर होकर दर्ज करना चाहिए और पाठकों और श्रोताओं के सामने लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपसदारी पर और परस्पर निर्भरता पर विभिन्न संप्रदायों, धार्मिक समूहों के बीच जो संवाद था, उस पर भी हमले हो रहे हैं, उसको भी छिन्न भिन्न किया जा रहा है। तो इस समय कविता का एक काम घृणा के विरुद्ध, झूठ के विरुद्ध सत्याग्रह करना है। तीसरा काम मुझे लगता है कि इस समय माहौल ऐसा है जैसे सब कुछ राजनीति ही तय करेगी, और सब कुछ सिर्फ राजनीति को ही तय करने का हक है या रह गया है। ये किसी भी तरह से माना नहीं जा सकता और इसका विरोध होना चाहिए। यानी जो बहुत सारा जीवन ऐसा है जो राजनीति की पहुंच और पकड़ और काबू से बाहर है और रहता आया है और हमेशा रहेगा। उस जीवन की धड़कनें, उसकी अनुगूंजें, उसके स्पंदन हमारी कविता को पकड़ सकना चाहिए। चौथी बात, हमारी भाषा का, हिंदी भाषा का विशेषकर उपयोग नफरत फैलाने, भेदभाव फैलाने, झूठ बोलने, अफवाहें फैलाने, झगड़े करने, लांछन लगाने के लिए इस कदर तेजी से और इतने व्यापक ढंग से और इतने संगठित ढंग से हो रहा है कि कविता का एक काम इस समय हमारी भाषा में जो अमानवीयता घुसेड़ी जा रही है, उस अमानवीयता और भाषा में मानवीय ऊष्मा और आपसदारी को बचाए रखने का है। अगर हम भाषा को नहीं बचा पाएंगे, उसकी मानवीय गरिमा, मानवीय व्याप्ति और मानवीय ऊष्मा में, तो फिर हमारे पास कविता लिखने का कोई माध्यम नहीं रह जाएगा। ये संकट एक बड़ा संकट है, इसको हमें समझ सकना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे साहित्यिक मित्र, बंधु इस संकट को समझते हैं और इस दिशा में सक्रिय हैं। संभवतः इस सक्रियता को निजी स्तर पर बने रहने
के अलावा कुछ सार्वजनिक अभिव्यक्ति, कुछ सार्वजनिक मंच भी मिलने चाहिए, और वो जुटाने का काम भी अंततः लेखक समाज को ही करना होगा। खुद को बेबस लाचार दिखाकर, दया का पात्र बनाकर दूसरों से अपने काम निकलवाना सबको नहीं आता है, और ना ही अपनी कंजूसी से दूसरों को ठग लेने का हुनर सब में होता है। इसके लिए तमाम तरह के छल छद्मों में पारंगत होना पड़ता है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज ऐसे ही चतुर सुजानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। तो रचना का शीर्षक है रोते रोते बढ़ना। देखिए, देश में बढ़ने के कई तरीके हैं। मेहनत करके बढ़िए, कोशिश करिए, सिफारिशें लाके बढ़िए, पर एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि आप कैसे काम निकालेंगे। तो रोकर दया पैदा करके भी काम निकाल सकते हैं, और इतना अचूक तरीका है, इतना सटीक तरीका है, बस करना आना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए। हमारे गांव के एक संकटा प्रसाद पांडे जी हुआ करते थे, हमारे रिश्तेदार भी थे, बड़े इस कला में पारंगत, जबरदस्त। कभी वो इस कला का अगर स्कूल डाल लेते ना तो आचार्य कहलाते, बहुत जबरदस्त। फिर जहां भी कोई भी काम करने के लिए, करवाने के लिए पहुंचे किसी दफ्तर में कहीं, तो एप्लीकेशन देने के साथ ही सबसे पहले सीधे रोना शुरू कर देते थे, सीधे रोते थे, काम बाद में बताते थे। और ईश्वर ने, भगवान ने उनकी सहायता भी की थी। इतने दुबले पतले मरियल टाइप आदमी, ऐसे पिचके पिचके कि देखते ही या तो आपको दया आएगी या आपका झापड़ मारने का मन करेगा। और झापड़ आप इतने डर से नहीं मारेंगे कि यार इतना दुबला पतला है कि कुछ हो गया तो पुलिस केस हो जाएगा। ऐसे आदमी पहुंच जाते थे किसी भी दफ्तर में, जो काम बिल्कुल अटका हो वहां पहुंच जाएंगे और काम तुरंत सल्टा देते। हम महीनों चक्कर लगाएंगे और काम नहीं होगा, वो 5 मिनट में काम करा के आ जाएंगे। वे अपने आप के, अपने मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, काम की एप्लीकेशन लेके धीरे धीरे ऐसे लहराते हुए पहुंचे बड़े बाबू की कुर्सी के पास। अब ऐसे खड़े हो गए हैं कि अभी चकरा के गिरने वाले हैं, लड़खड़ा गए हैं, आंखें चढ़ाने लगे हैं, ऐसा करते थे। पास पहुंचकर बाबू घबरा कर पूछता, क्या काम है भैया? तो काम नहीं बताते। काम बताने की जगह वे अपना मेडिकल बुलेटिन प्रसारित कर देते, कहते कि देखिए अभी हम टीवी के इलाज से उठे, अभी आ रहे हैं साहब, टीवी का इलाज खत्म हुआ और पुराने पेचिस का तो हमें है ही शिकायत, लंबी है साहब, और उससे भी पुराने, हमने पुरानी पेचिस के लिए उससे भी पुराने एक होम्योपैथ को पकड़ रखा है। पर भगंदर के बारे में बड़ा असमंजस है साहब, कि कहाँ से इलाज कराएं, आयुर्वेद पे भरोसा करें, यूनानी सफा खाने पे भरोसा करें, कि चांदसी दवा खाने वाले पे भरोसा करें। वे बताते कि भगंदर वाले का कष्ट केवल भगंदर वाला जानता है भाई साहब। खड़े नहीं होते बन रहा, ना चैन से बैठ पाते हैं ना लेट पाते हैं, अभी आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाते। तो साहब ये एप्लीकेशन आपके सामने है मौजूद, थोड़ा इलाज करते हैं, थोड़ा जल्दी से काम करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा साहब, दुआएं देंगे आपको। और रोने लगते जोर जोर से। अब वो कहते कि ये तो आपको मकान का एप्लीकेशन का है, टाइम लगेगा। वो कहते साहब देखिए, हमारा काम कर देते तो हुजूर के इस्तकबाल से हम भी मरने से पहले मकान का अलॉटमेंट लेटर तो देख लेते, पर हम तो कब मर जाए इसका भी कोई ठीक ठाक बात ना तो एलोपैथी वाले बता पा रहे, या ना यूनानी वाले, बल्कि आयुर्वेद वाले तो हमें शिकायती मुद्रा में देखते हैं साहब। कहते हैं जी कैसे रहे हो, वे लगते भी थोड़ा मरणासन टाइप थे। वैसे अंततः वो 80 साल की उम्र तक 50 काम करवा के मरे। तो रो रो के काम कराने का ये चमत्कारी काम हमने उनको देखा करते हुए। और मान लीजिए कि बाबू उनकी शिकायत पर फिर भी कहे कि नहीं आप जाइए, एप्लीकेशन रखिए, आपका काम पूरे नियमानुसार होगा, बाद में होगा। तो थोड़े खड़े होते, देखते, फिर यूं करके वहीं किसी खाली कुर्सी पर टपक जाते और लौट जाते जमीन में, और मुंह से फैन वैन थूक निकालने लगते,
सब घबराने लगते, दौड़ जाते, आप पानी के छींटे बाबू ही मारने लगता, पैर की मालिश करने लगता, तलुओं की मालिश करता, काम तुरंत होता। वो तो हर जगह ऐसी करते थे। बस में सीट न मिल रही हो तो अचानक खड़े खड़े धड़ से गिर जाते थे। लोग न केवल या उल्टी करने लगते थे वो करके, तो लोग उन्हें सीट, किनारे की सीट देते थे, खिड़की की सीट देते थे, बड़े आराम से यात्रा करके निकल जाते थे। ऐसे हमारे एक ताऊजी भी थे, कंजूस थे भयंकर, एक एक पैसे का रोना रोते थे। कोई आ जाए, मान लो कोई घर पे आए मिलने, तो रोना शुरू करते थे महंगाई का। कहते यार आजकल चाय भी एक साली कितनी महंगी हो गई है ना। एक चाय बनाओ कितनी महंगी पड़ती है, दूध डालो, चाय डालो, पत्ती डालो, शक्कर डालो, बहुत कठिन है भाई साहब। फिर वो मेहमान से चाय पीने का पूछते, क्या चाय तो पी के जाना भाई, हाँ ऐसे ना। वो घबरा कर ऐसा कमीनापन करने से साफ इनकार कर देता कि नहीं सर, हम अगर चाय पी लेंगे आपसे तो आप तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। और उधार लेते, दूसरे उधार लेते, उधार लेके कभी वापस ना करते। कोई उधार मांगने वाला आ रहा हो तो दूर से देख के ताड़ लेते कि उधार मांगने वाला आ गया है वापस, ये कमीना पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। अपना सबसे एक पुराना पेंट उनके पास रखा हुआ था, पेंट पहनकर बाहर बरामदे में आते। वो पेंट पीछे से अश्लीलता की हद तक फटा हुआ था और मोहरी इतनी तंग थी कि लगता था टांगे इन्होंने मोहरी में से न डालकर इसी फटे से ही डाली होंगी। वे बताते भैया इस महंगाई में नया पेंट सिलवाना अब हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो बचा ही नहीं, क्या करें। और दिन भी अब दूर नहीं लगता कि कभी आप आओगे तो इसी बरामदे में हम नंगे मिलेंगे। उधार लेने वाला आदमी पैसे की बात भी नहीं कर पाता, बल्कि वो इस बात के लिए पैसे दे जाता कि यार कम से कम पेंट तो रिपेयर करा लो। हिंदी साहित्य में भी इसका फायदा उठाने वाले लोग हैं। हमारे एक कवि मित्र ने रोने के महत्व को साहित्य में स्थान बनाने के लिए खूब समझाता। वे रोते हुए भी सामान्य कवि से लगभग महाकवि तक पहुंच गए। वे अपने बीमारी का हवाला देते हुए हर पुरस्कार हत्या, इस बिना पर आलोचकों से अपने रचनाक्रम की तारीफ करवाते कि यार देखो सही बात कहने पर जो धक्का हमें लगेगा उससे हमारा दर्द सह ना सकेगा, तो झूठी तारीफ ही कर दो। उनकी किडनी खराब थी, दिल में सूजन रहती थी, पेट में छाले थे, फेफड़े फैल गए थे और पेशाब में तो इतनी शक्कर आती थी कि यदि सही टेक्नोलॉजी उनके हाथ लग जाती तो पोर्टेबल किस्म का छोटा मोटा शक्कर का कारखाना डाल सकते थे। वैसे वे स्वस्थ थे, पर चाहे जब अपने बारे में उड़वा देते कि अब चला चली की बेला, और तब उड़वाते जबकि पुरस्कारों की घोषणा या नई किताब उनकी छपने के आसपास हो, तब वो अपने बारे में बहुत उड़वा देते। फिर उनकी कविता को घटिया कहने वाला किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यार यूं ही मरने वाले हैं, दोष फालतू हिंदी आलोचना पर जाएगा। इसी के चलते उनकी घटिया कविताओं की भी ऐसी तारीफ चली कि बड़ा कवि बनते गए बनते गए बनते गए, और फिर तो क्या है बहुत बड़े कवि बन गए। पुरस्कार की जूरी बाद में पहुंचती, बाद में बैठती, उनका मेडिकल बुलेटिन पहले पहुंच जाता कि देना है तो अभी दे लो भैया, क्योंकि डेथ बेड पर हैं, अन्य लोगों को तो बाद में ही दे सकते हैं, इनको देखो दे दो अच्छा रहेगा। तो ऐसे जीवन प्रेरणा तो देते हैं। सो कल अगर हम आपको कहीं रोते कूलते कराहते पाए आप हमें, या सुने कि ज्ञानचंद बीमार चल रहे हैं, तो सीरियसली ना ले, ना ही चिंतित हो सकता है कि हम आलोचकों, पुरस्कार देने वालों या संपादकों के बीच अपना नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हिंदी साहित्य में लिखने मात्र से तो भाई साहब कोई भी ग्रुप आपको पूछने से। धन्यवाद। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का ताना बाना आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindy.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।